ऐसी दौड़ में शामिल आप लोग नहीं हो। महाराज जी ने गधा शब्द भी लिया था। दो दौड़ें होती हैं, एक होती है गधों की दौड़ और एक होती है सिंह की दौड़। सिंह की दौड़ है और एक गधों की दौड़ है। दो दौड़ें चालू है। हुआ यूं, एक सिंह गधों की दौड़ में शामिल हो गया और उधर से एक गधा सिंह की दौड़ में शामिल हो गया। और जब दौड़ हुई तो गधों की दौड़ में सबसे पहले कौन आगे पहुंचा? सिंह पहुंचा और उसका सम्मान हुआ कि ये गधों की दौड़ में प्रथम आया है, इसलिए गधों में भी ये महा गधा है और उसका सम्मान हो गया क्योंकि वह जीत गया था। और दूसरी दौड़ हुई जो सिंहों की थी और उसमें एक गधा भी शामिल हो गया था। गधा तो गधा ही है, आगे तो निकल ही नहीं सकता, हार गया। लेकिन उसका भी सम्मान हुआ कि ये गधा होकर के भी सिंह है क्योंकि सिंहों की दौड़ में शामिल हुआ। आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बात को अच्छी तरह से। आप लोग कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं? हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, इस अपनी मातृभाषा अपनी नींव है, ये मूल है और मूल के बिना आप चूल तक कभी पहुंच नहीं सकते। अगर आप सुन रहे हो, समझ में आप लोगों को आ रहा है कुछ, तो आज संकल्प ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो अपने बच्चों को मातृभाषा के माध्यम वाले इसी स्कूल में पढ़ाना है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हो तो नहीं। आज आप क्या चाहते हैं, ये क्या सोच हो गई है? आज हर बच्चों से पूछो, बच्चियों से पूछो कि पढ़ करके आप क्या करना चाहते हैं। बताएं आप क्या बनना चाहते हैं। ये बैठी हैं दो बहनें, बच्चियां। शिक्षक। आप क्या बनना चाहती हैं? शिक्षक। बहुत अच्छा। हमारा ये कहना है, प्राय अधिकतर ये बच्चियों और बच्चों के लिए यही यहाँ पर पढ़ लिख करके वो कहते हैं मेरी अच्छी जॉब लगे। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बोलो, शिक्षकों बच्चों का ही रहता है जॉब लगे, और जॉब भी अच्छी जॉब लगे, है ना। सारे बच्चों को, प्राय दो चार बच्चे ना हो लेकिन अधिकतर बहुतायत बच्चे बच्चियों की यही धारणा है ना। बहुत अच्छी धारणा। और हमारे पास भी आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए अच्छा आशीर्वाद दो, मेरी भी अच्छी। तो हम पूछते हैं, भैया ये जॉब क्या कहलाती है? क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ। ये जॉब का अर्थ क्या होता है बोलो? जॉब माने होते हैं नौकरी, होती है ना। हम पढ़े लिखे नहीं, आप ही लोग बताओ, इंग्लिश मीडियम के आप लोग हैं। आप बताइए जॉब माने क्या होता है? नौकरी। तो क्या बनना चाहते हैं आप? नौकरी करने वाला नौकर, है ना। सब समझ में आ रही है हमारी बात? हाँ। तो अब आप हमारे पास आए हो और हमसे कहते हैं महाराज हमारी अच्छी जॉब लगे, तो क्या मैं आपको ऐसा आशीर्वाद दे दूं, एक आप अच्छे नौकर बनो। इनको भी आशीर्वाद दे रहे, आप अच्छी नौकरानी बनो। बताओ अब क्या हो गया है आप लोगों को? मतलब वर्तमान की पढ़ाई का ये रिजल्ट सामने आ रहा है। अरे गुरुओं का तो आशीर्वाद होता है कि आप ऐसे इतने बड़े बनो कि आपके घर में सैकड़ों नौकर और नौकरानी लगे रहे।
प्रभु की भक्ति करी है आपने, गुरुओं की भक्ति करी है, प्रभु और गुरु की शरण में आप लोग आए हो, तो आप नौकर बनने के लिए आए हो क्या? प्रभु तो वो होते हैं जो प्रभु जैसा बना लेते हैं, और गुरु तो वो होते हैं जो गुरु अपने जैसा बना लेते हैं। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो गया है, यही बताने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। ये मातृभाषा के अभाव में, या हमारा जो पढ़ाई का माध्यम क्या हो, हमारे गुरुदेव की भावना यही है कि यहाँ जो मीडियम चल रहे हैं, मीडियम होना चाहिए, हिंदी मीडियम होना चाहिए, या मातृभाषा के माध्यम से ही मीडियम होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ज़्यादा नहीं पढ़े, अभी बताया था ना, 9वीं तक पढ़े हैं, लेकिन भी अपनी मातृभाषा में, वो मातृभाषा उनकी हिंदी नहीं थी। कौन सी थी उनकी भाषा? कन्नड़ी भाषा थी। कन्नड़ी भाषा होकर के भी वहां से यहाँ आए, सदलगा कर्नाटक से यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने हिंदी सीखी, और आज उन जैसे हिंदी अभी अच्छे ना बोल पाए। कितनी भाषाएं आती हैं, जिस जहाँ जहाँ भी गए उन भाषाओं का उनको, और उन्होंने बहुत जल्दी इंग्लिश भी ऐसी सीखी कि इंग्लिश सीखते हुए भी उन्होंने इंग्लिश में ऐसी रचनाएं कर दी कि पढ़ाने वाले अद्भुत आश्चर्यचकित, ये क्या कि मैं पढ़ाने वाला आज तक मैंने रचना नहीं कर पाई, और उन्होंने इंग्लिश में एक कविता बना करके उनके सामने रख दी। माई सेल्फ करके कविता गुरुदेव ने लिखी। ओहो पोजीशनलेस नेस इज माई नेचर, सो आई एम, ऐसे करके कुछ है। ओ पोजीशनलेसनेस दिस इज माई नेचर, सो आई एम सर्टेन बेस्ट टीचर। इन 2 पंक्तियों में उन्होंने अध्यात्म भर दिया। हमारा वास्तविक स्वभाव स्वरूप क्या है? तो परिग्रह से रहित होना ही, निष्परिग्रहपना ही हमारा स्वरूप है। इसलिए हमारी आत्मा ही अपनी आत्मा का गुरु है, ऐसा कह के उन्होंने एक लंबी कविता माई सेल्फ, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। शुरू में ही उन्होंने 1-2 माह में ही इंग्लिश पढ़ करके, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता इंग्लिश के लिए, 3 माह से लेकर 1 साल में आप अच्छे इंग्लिश पढ़ने वाले, बोलने वाले और पढ़ाने वाले बन सकते हैं। 2 चित्र बनाए गए, एक बच्चा है, उसके ऊपर इतना बोझ लगा हुआ है, वह दबा जा रहा है, और बहुत हालत खराब है उसकी, चेहरा भी उदास है, और टेंशन तनाव आदि में बहुत है। वो इंग्लिश मीडियम का है, और उसके जो चेहरा है, चेहरा भी पुचक गया है, आंखों पे चश्मा लग गया है, प्रसन्न नहीं है। और एक हिंदी मीडियम वाला है, बहुत प्रसन्न है, चेहरा भी खिला हुआ है, और हाथी पर बैठ करके वह जा रहा है। ऐसे 2 दृश्य, एक दबा जा रहा है और एक ऊपर बैठ के जा रहा है। ये वास्तविक स्थितियाँ आप लोगों को बताई जा रही हैं, इसको आप समझिए। और कहा है किसी ने कि समुद्र जैसा सिलेबस है, नदी जैसी पढ़ाई होती है, नदी जैसी पढ़ाई होती है, और बाल्टी जितना क्या करते हैं, पढ़ पाते हैं, और परीक्षा में गिलास जितना लिख पाते हैं। और जब परीक्षा का नंबर आता तो चुल्लू भर नंबर आते हैं, और जब चुल्लू भर नंबर आते हैं तो उसी में डूब के, ऐसी दशा हो रही है। इतना बोझ आप जबरदस्ती लाद रहे हैं। हमने तो भी पढ़ी है, मैथ पढ़ी थी उस समय, इतनी पुस्तकें थी, और सारे सूत्र लगाते चले जाते थे, दिन रात एक करते थे। आज एक भी सूत्र काम में, बच्चे 15-15, 16-16, 20-20 साल तक पढ़ते हैं, बाद में उनके काम में कुछ नहीं आता।
अब क्या ऐसी पढ़ाई किस काम की जो काम में आए? सब जिसे नहीं उसमें कोई उपयोग नहीं करना, उसको भी पढ़ाया जा रहा है, जो काम का है उसको भी। आप जैसे मान लो 100 बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, 10वीं पास होते हैं, तो उनमें से कितने लोग अलग अलग विषय चुनते हैं? तो 5-10 लोग कुछ चुनते हैं, 5-10 लोग कुछ अगर मान लो आपको इस प्रकार से आगे जा कर के इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है, लेकिन सबको ही एक साथ उसी में पढ़ा दिया, ये जरूरी नहीं होता कि सबको एक साथ, क्योंकि सबकी योग्यताएं सबकी अलग अलग हुआ करती है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से सावधान हो जाओ। आगे गुरु महाराज ने इस प्रकार का पुरुषार्थ किया, और भी बहुत सारे लोग इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कम से कम पहली से लेकर के, पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होना चाहिए। इस भारत की नींव पक्की होना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश आवश्यकता है तो आप उसको दीजिए। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। एक ऐसा लोड ज़्यादा नहीं देना कि बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आए, बच्चे टेंशन में हो जाएं। और बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर कोचिंग अलग पढ़ते हैं, फिर कोचिंग के ऊपर भी कोचिंग चलती है एक कोचिंग के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर। और बच्चे लोग अगर यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बीना पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ से जाने के 1 घंटे 1.5 घंटे जाने में लग गया, और 1 घंटे वहाँ से आने में लग गया, और बाकी समय तो क्या होगा बच्चों का? ये बच्चों का बचपन भी आप छीन रहे हैं। बच्चे जैसे खेल कूद करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हर बच्चे को अपना कैरियर बनाने की फिक्र है, अभी छोटा है और बहुत बड़ा बनना चाह रहा है। आखिर वो कैसे कर पाएगा? वह इसकी सोच ही ऐसी है कि मेरी अच्छी जॉब लगे, वो भी अच्छी जॉब लगे, मैं अच्छे नौकरानी बनूं। इस प्रकार की सोच आज वर्तमान की ये पढ़ाई चल रही है। आप लोग विचार करें, ज़्यादा बोझ नहीं दें। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि एक जंगल में एक चर्च बनाया गया। वहाँ चर्च में एक पादरी रहता था, और पादरी जो है जंगल में कौन उसके धर्म सुनने जाएगा? तो जंगल में गलरिया जो थे वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाते थे, तो रास्ते में वो पड़ जाता था तो वहाँ पर कुछ गलरिया लोग जो है बैठ जाते थे और वह धर्म का उपदेश देते थे। एक बार पानी बहुत तीव्रता से बरसा और जंगल में भेड़ चराने के लिए कोई गया नहीं, लेकिन एक गलरिया पहुंच गया और पहुंच करके वहीं जाकर के बैठ गया और उन पादरी महोदय से निवेदन किया कि मुझे धर्मोपदेश दो। अब उन्होंने कहा कि अकेला बैठा हुआ है, अब एक को क्या उपदेश दे? नहीं, हम उपदेश आपको नहीं देंगे, आज जाओ, तुम अकेले हो, अब अकेले को क्या उपदेश देना। लेकिन वह तो बैठ गया, नहीं हमें तो उपदेश सुनना है, हम तो उपदेश सुन के ही जाएंगे। तब वह बहुत आग्रह करने लगा, तो पादरी जी ने कहा कि तुम्हें कुछ धर्म का आता है कि नहीं? तो वह कहने लगा, पादरी जी हमें धर्म का कुछ आता हो अथवा ना आता हो, हमें इतना तो आता है कि चाहे 1 भेड़ हो चाहे 100 भेड़, मुझे तो चराने जाना है, सो मैं चराने जाता हूँ। क्या? चाहे 1 भेड़ हो चाहे 100 भेड़ हो, मुझे तो चराने जाना है, सो मैं चराने जाता हूँ। अब पादरी की समझ में आ गया, ये तो मुझे ही उपदेश दे रहा है, इसको तो सही धर्म का ज्ञान है। चाहे 1 भेड़ हो चाहे 10 भेड़ हो चाहे 100 भेड़, मैं चराने जाता हूँ। ऐसे ही मुझे चाहे 1 हो चाहे 100 हो, मुझे तो धर्म का उपदेश देना चाहिए। तो अच्छी तरह से बैठा करके उसको धर्म का उपदेश प्रारंभ कर दिया और 1 घंटे 2 घंटे अच्छी तरह से उसको धर्म का उपदेश दे दिया।
और कहने लगे अब तो ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा खूब धर्म का उपदेश दे दिया है, क्या समझे, कुछ समझ में आया? वह कहता है पादरी जी, हमें कुछ समझ में आया हो चाहे ना आया हो, हम तो इतना समझते हैं कि हम कभी भी 100 भेड़ों की जो घास है वो एक भेड़ को नहीं डालते। पादरी जी कहते हैं हमारी भी समझ में आ गई, आप लोगों की भी समझ में आ गई। अब ज़्यादा हम आपको देना नहीं चाहते, समय बहुत हो गया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझो। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हित सर्जन अहित विसर्जन, हित सर्जन अहित विसर्जन शिक्षा लक्षण। बस इन 17 अक्षरों में शिक्षा का लक्षण है कि जिसके माध्यम से हित का सर्जन हो और अहित का विसर्जन हो, यही सही शिक्षा लक्षण होता है। और शिक्षक जब भी होता था उसको माध्यम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए छात्र लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्या का अभ्यास करते थे, विनय पूर्वक करते थे, गुरुओं की विनय करते थे, गुरुओं को अपने हृदय में बिठा करके, सरस्वती को अपने हृदय में बिठा करके जब अध्ययन करते थे तब बहुत ही उच्च स्थान को कर लेते थे। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना है कि यह शिक्षा हमारी अर्थकारी नहीं होना चाहिए, शिक्षा परमार्थकारी होना चाहिए। क्योंकि अर्थ के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसों से आपका क्या होता है? जीवन चलता है। लेकिन अगर शिक्षा के माध्यम से परमार्थ की ओर अगर साथ में वह शिक्षा होती है तो उससे हमारा जीवन बनता है। जीवन चलाना तो सब जानते हैं, लेकिन जीवन को बनाना कैसे है? जीवन का निर्वाह है नहीं, जीवन का निर्माण भी हमें करना है। नश्वर से अविनश्वर की ओर हमें जाना है, यही शिक्षा का लक्षण होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को तिलांजलि देकर के ये शिक्षा की पद्धति चल रही है, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं, ये विदेश की पद्धति घुस गई है। इसको निकाल करके बाहर फेंको, तभी हमारा यह भारत सभी देशों का शिरोमणि बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की